हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th की हिंदी में पाठ 7 हिमालय को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। आइए इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। गो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है। मेहनत के बल पे और अपने अटल और दृढ़ निश्चय से वो आकाश की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। जैसे कि हिमालय बिना डरे आंधी तूफान का सामना करता है, वैसे ही हमें भी बिना डरे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी सफलता को पा सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता से हिमालय से हमें अटल दृढ़ निश्चय बनने तथा आकाश की ऊंचाइयों को छूने की सीख दी गई है। ठीक है, अब इसके हम प्रश्नोत्तर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे यहाँ पे कुछ शब्दार्थ के शब्द दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। अविचल, जो हिले नहीं, डटा रहे। संकट, मुसीबत, डिगना, हिल जाना। प्रण, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। नभ, आकाश। अचल, जो न चले, दृढ़ रहना। पथ, पथ में रास्ता। नीचे कुछ श्रुतलेख के शब्द दिए गए हैं। हिमालय, अविचल, तूफान, प्रण, नव, सफलता। ठीक है, अब हम पाठबोध कर लेते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। संकट किसके समान होते हैं? पानी के, हिमालय के, तूफान के या फिर उपयुक्त सभी? तो संकट जो है तूफान के समान होते हैं। हिमालय आंधी तूफान का मुकाबला क्यों कर पाता है? क्योंकि वह अविचल रहता है। अगला है, नभ के तारे छू लेने से कवि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सब कुछ पा लेना। अगला प्रश्न है, सफलता किसको मिलती है? तो सफलता किसको मिलती है? जो अचल रहता है। ठीक है, अगला है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के आधार पर बताइए कि जीवन में सफलता किसको मिलती है? तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय कविता से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कविता से हिमालय जैसा अटल दृढ़ निश्चय बनने तथा आकाश से ऊंचाइयों को छूने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, लिखित पंक्तियों के भाव समझाकर लिखिए। ठीक है, इसके भाव को समझाकर लिखना है। तो पहली पंक्ति है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जैसे हिमालय बिना डरे आंधी तूफान का सामना करते हैं, वैसे ही हमें बिना डरे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अगली पंक्ति है, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत के बल पर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनसे हमें नीचे लिखी सीख मिलती है। ठीक है, किसी भी संकट का सामना डट कर करना चाहिए। तो इसके लिए पंक्ति लिखी गई है, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। ठीक है, ख है, प्रण पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहकर हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए पंक्ति दी गई है, डिगो न अपने पथ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है, अगला है, अपने मार्ग पर डटे रहकर सफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए कविता में ये पंक्ति दी गई है, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। तो पहला है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, विलोम शब्द लिखिए। असफलता, असफलता का विलोम शब्द सफलता, मरना, जीना। नेक्स्ट है, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पथ, पथ का रास्ता और राह। नभ, आकाश, गगन। अगला है, बहुवचन
में बदलिए, तारा, तारे, मुसीबत, मुसीबतें। अगला है बर्तनी शुद्ध कीजिए, आंधी, तो यहाँ पे आंधी में चंद्रबिंदु दिया जाएगा, आंधी, ऊंचे, ऊंचे में भी चंद्रबिंदु दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है। ये चारों क्रिया के भेद होते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि क्रिया कैसे हुई तो उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सुनने का काम कैसे हो रहा है? ध्यान से हो रहा है, तो ये हो गया रीतिवाचक। अगला है परिमाणवाचक, मीन्स क्रिया कितनी हुई, ठीक है। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, उतना ही लो जितना खा सको, ठीक है। तो उतना और जितना दोनों परिमाणवाचक है, परिमाण का बोध कर रहा है, इसलिए वो परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट है कालवाचक, मतलब कि काम जो है कब हुई। उदाहरण, सुबह से वर्षा हो रही है, तो वर्षा कब से हो रही है? सुबह से हो रही है, तो ये हो गया कालवाचक। अगला है स्थानवाचक, मीन्स जो हम काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण इसका हो जाएगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ जो हो गया, यहाँ पे स्थानवाचक हो गया, ठीक है। अब नीचे दिए गए हैं, हिमालय अविचल खड़ा है, तो ये हो गया रीतिवाचक। तुम सब कुछ पा सकते हो, तो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मीन्स परिमाणवाचक हो गया। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समय आ गया, तो ये हो गया कालवाचक। चारों ओर बादल छाए हैं, तो बादल कहाँ छाए हैं? चारों ओर छाए हुए, तो ये हो गया स्थानवाचक, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।